हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग इस चैनल पे कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है, क्योंकि हम लोगों ने जो है पहले की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है जहाँ पे हम लोग CUET PG 2026 में साइकोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एज वी ऑल नो, यहाँ पे हम लोगों के पास 30 से 45 दिन का समय बचा हुआ है टोटल। मैं कहूँगा कि 30 से 35 दिन ही बचे हुए हैं। तो उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहली चीज़ ये, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये लेक्चर जो है, वो उन सारे लोगों के लिए होने वाला है जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो CUET PG 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 30 से 35 दिनों में हम लोग जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो हम लोग पूरी जान लगा के करेंगे। पहली चीज़, यहाँ पे फुल सिलेबस इन डेप्थ रिवीजन करेंगे। पूरे सिलेबस का इन डेप्थ रिवीजन यहाँ पे करेंगे हम लोग। जो भी चीज़ें हम लोगों ने NCERTs में पढ़ी थी या फिर जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स में पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ी थी वो, ठीक है? तो उसका इन डेप्थ रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे 5000 प्लस MCQs करेंगे। सारे जो है सिलेबस से रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जहाँ पे बढ़िया प्रैक्टिस के ज़रिए क्या करेंगे हम लोग कि फुल सिलेबस में 70 to 80% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है? और फिर बाकी रह जाएगा कितना परसेंट, 20-30% सिलेबस, तो उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस 5000 प्लस MCQs के बड़े से जो है बैंक से, ठीक है? उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं PYQs। जो पिछले सारे CUET PG के PYQs हम लोग करेंगे साइकोलॉजी के। जो भी हमारे PYQs हैं इन 4 सालों के, 2022 के, 23 के, 24 के और 25 के, इन सारे PYQs को हम लोग, ईच एंड एवरी PYQ को हम लोग करेंगे, यहाँ पे समझेंगे और उसको जो है कंप्लीट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को उसके साथ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं CUET PG का, जो हमारे सामने है यहाँ पे साइकोलॉजी का सिलेबस, जिसको जो है HUKP20 यहाँ पे जो है सिलेबस कोड है साइकोलॉजी का CUET PG में। तो डिटेल्ड सिलेबस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। डिटेल्ड सिलेबस में पहला जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड विथ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एटसेट्रा। तो वैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे सारे सिलेबस को। तो चलिए पहला टॉपिक में जो है, पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेक्निकल गुरुजी की भाषा में चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहले टॉपिक को यहाँ पे हम लोग 4 अलग-अलग फेजेज़ में पढ़ेंगे, 4 फेजेज़ में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले फेज़ में साइकोलॉजी क्या है उसको समझेंगे, उसको जो है एक बार रिकॉल करेंगे। फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे और उसके बाद सिसरेली की एक किताब, जो आपने पहले ऑफ कोर्स इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, उस उसकी जो पहला चैप्टर है, उसका जो पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, उसको पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम लोग चलेंगे कि साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या-क्या है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है, उसमें जो है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी क्या-क्या है, या उस रिसर्च के डेफिनिशन और गोल्स क्या-क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, रिकॉल करेंगे उसको। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी किस तरीके से अलग है और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों नज़रियों से हम लोग उसको भी देखेंगे। और फिर देखेंगे कि साइकोलॉजी में आज की डेट में कौन कौन से इश्यूज और डिबेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, साइकोलॉजी जो है वो है क्या? तो साइकोलॉजी मैं आपको बताऊं, एक ऐसा हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी स्टडी ही है। एकेडमिकली अगर डिफिनीशन की बात करें हम लोग, तो साइकोलॉजी यहाँ पे एक एक नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2 मिसकॉन्सेप्शंस हैं साइकोलॉजी के। पहली चीज़ तो लोग ऐसा समझ लेते हैं ना कि साइकोलॉजी कहीं न कहीं माइंड रीडिंग है, यानी जो साइकोलॉजिस्ट है वो माइंड रीड कर सकते हैं, या फिर वो साइकोलॉजी कहीं न कहीं कॉमन सेंस ही है। तो माइंड रीड वाली बात तो एकदम ही सरासर गलत लगती है हमें। ऑफ़ कोर्स हम लोग माइंड रीडर्स नहीं हैं, हम लोग कोई जो है बाबा नहीं हैं। तो साइकोलॉजी माइंड रीडिंग नहीं करती है। इसके बारे में भी बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में आगे बढ़ते हुए कि माइंड रीडिंग कैसे नहीं है। कॉमन सेंस की बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कि कॉमन सेंस और साइकोलॉजी काफ़ी रिलेटेबल लगती है कि भाई
दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं, इतना क्या ही अंतर है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस और साइकोलॉजी दो अलग अलग चीज़ें होंगी। तो साइकोलॉजी ना तो कॉमन सेंस है, ना तो माइंड रीडिंग है। बेसिकली एकेडमिकली अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी वो डिफाइन किया जाता है एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, इन तीनों की स्टडी है। मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर, इन तीनों की स्टडी है साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी जो है, जिसमें हम लोग 3 एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस। उसमें मेंटल प्रोसेसेस क्या है? तो मेंटल प्रोसेसेस हमारे इंटरनल स्टेट्स हैं, लाइक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर मैं कहूँ कि मेमोरी। वो सारी चीज़ें जो है वो मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेन जो है वो अपना हार्डवेयर है, और माइंड जो है अपना सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये सारे मेंटल प्रोसेसेस जो है वो रन कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट, और ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है? तो चलिए एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। एक्सपीरियंसेस क्या क्या है? एक्सपीरियंसेस जो है आपकी सब्जेक्टिव इंटरनल फीलिंग्स हैं। सब्जेक्टिव इंटरनल फीलिंग्स मतलब वो ऐसी फीलिंग्स, ऐसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ आपके साथ आपको पता चल रहा है। आई कैन ओनली सी यू होल्डिंग योर हेड, मतलब ओनली यू नो कि आपको सिर दर्द हो रहा है, ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अ योगी मेडिटेटिंग, ऐसा सोचिए कि एक जो है, एक ब्राह्मण जो है वो मेडिटेट कर रहे हैं, और उनका लेवल ऑफ कॉन्शसनेस वो उनका प्योर अपना अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे को फील होगा, ठीक है? फिर दूसरी तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे बिहेवियर। और बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है, लाइक एनी रिस्पॉन्स और रिएक्शन, उसको जो है हम लोग बिहेवियर कह रहे हैं यहाँ पे। और बिहेवियर दो तरीके का हो सकता है, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर आउटवर्डली देखा जा सकता है, कोवर्ट बिहेवियर आउटवर्डली नहीं देखा जा सकता है, इट इज एक्चुअली इंटरनल। ओवर्ट बिहेवियर का यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है आपकी आंखों का जो है झपकना, आपकी पलकें झपकना। और कोवर्ट बिहेवियर का एग्जांपल हो सकता है आपके दिल का तेज धड़कना ड्यूरिंग एनी एग्जामिनेशन। तो गोइंग अहेड, वी हैव अ मिस्ट्री की लाइक माइंड एंड ब्रेन वाली मिस्ट्री। तो माइंड और ब्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, और ऐसा कुछ सेपरेट एंटिटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ब्रेन जो है आपका ऐसा आप सब कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, जो हम लोग ऑफ कोर्स देख सकते हैं, वैसे वाली चीज़ है एक्सरेज में। बट माइंड इज एक्चुअली अ सिस्टम, जो ये जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आपका माइंड, वो सिस्टम, वो माइंड वो सिस्टम है, ठीक है? तो गोइंग हेड, माइंड और ब्रेन वाली अंतर हो गई। एक्चुअली यहाँ पे दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, और यहाँ मैं कहूँ कि दो अलग अलग टर्म्स से समझने की कोशिश की थी हम लोगों ने। पहली चीज़ यहाँ पे ये थी कि माइंड और ब्रेन, ऐसा देखिए, यहाँ पे एक एथलीट को जो है, जब उसने अपना हाथ खो दिया था, तो जब दूसरा हाथ लगाया गया उसको, एक जो है आर्टिफिशियल हैंड लगाया गया, तो इन स्पाइट ऑफ लूजिंग हिज आर्म, वो फिर भी जो है वो कप को कप को छूने के लिए उसके ब्रेन में वैसे ही सिग्नल्स जो है वो चल रहे थे, बट द फिजिकल ब्रेन वाज डैमेज्ड, बट द माइंड मैप रिमेन्ड इंटैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फिजिकल ब्रेन जो है वो तो डैमेज हो चुका था, लेकिन माइंड जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं वैसे ही था। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे जो है बात हो रही है माइंड की, क्योंकि माइंड इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी को भी, इस स्टडी ने प्रूव किया था। एक और ने स्टडी थी जहाँ पे पेशेंट जो है वो अनब्लॉक्ड आर्टरीज, वो पेशेंट जो जिन्होंने अपना जो है आर्टरीज को अनब्लॉक करते हुए इमेजिन किया, और कहीं ना कहीं ये मेंटल इमेजनरी के चलते बॉडीली चेंजेस भी देखने को मिले, और सच में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ, सिग्निफिकेंट फिजिकल रिलीफ उनको मिला, इम्यूनिटी उनकी बेटर हुई उस तरीके से, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले साइकोलॉजी का जो है जन्म होता है यहाँ पे, और दो अलग अलग तरीके से देखा जाता है इसको।
साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस भी है और एक सोशल साइंस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगा कि हाँ, बर्थ ऑफ साइंस, यहाँ पे साइकोलॉजी का जो है जन्म होता है। जन्म होने के दौरान जो है साइकोलॉजी को अलग अलग माइंड अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से देखा जाने लगता है कि ऑफ कोर्स जो है कि किसी को ये स्ट्रक्चरलिज्म वाला आइडिया आता है, किसी को फंक्शनलिज्म वाला। तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली दिया गया था विलियम वुंट के द्वारा, जो 1879 में जिन्होंने जो है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है उसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जहाँ पे जर्मनी में, लेपिज जर्मनी में 1879 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब उसकी शुरुआत की थी। इंट्रोस्पेक्शन के दौरान क्या मिला था उन्हें, इंट्रोस्पेक्शन सॉरी वो उन्होंने जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में उन्होंने ब्रेन को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, अलग अलग सेपरेट इंटिटीज़ की तरह, सेपरेट स्पेयर पार्ट्स की तरह जो है पढ़ने की कोशिश की। और लोगों से पूछा कि उनका जो है एक एक्सपीरियंस क्या है किसी भी रेड ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी ब्लू ऑब्जेक्ट को लेके। एप्पल हाथ में दे के पूछने की कोशिश की कि जो है उन्हें कैसा जो है रेड का फीलिंग है। तो जहाँ तक इसमें बात चली उसमें आगे बढ़ते हुए पता चला कि नहीं, और ये काफ़ी जो है सब्जेक्टिव चीज़ हो गई। किसी को जो है रेड की अलग किसी के लिए रेड जो है कुछ अलग मायने रखता है, किसी के लिए कुछ अलग मायने रखता है, किसी के लिए ब्लू जो है कुछ अलग तरीके से वो उसको इमेजिन करते हैं, या उनके लिए कुछ अलग अ, उनका जो है कुछ अलग पोर्ट्रेयल है, उसको लेके उनका कुछ अलग एक्सप्रेशन है कुछ उसको लेके। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव था, इसलिए जो है ये स्कूल ऑफ थॉट रिजेक्ट हुआ। आखिर आगे चल के हम लोग ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फंक्शनलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। फंक्शनलिज्म जो है उसकी शुरुआत विलियम जेम्स ने की थी। विलियम जेम्स जो है वो फोकस कर रहे थे कि माइंड आखिर में करता क्या है। यहाँ पे माइंड के स्ट्रक्चर को वैसे कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की गई, यहाँ पे सीधे बात की गई उसके फंक्शन के बारे में। और विलियम जेम्स जो है वो बेसिकली डार्विन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। अब डार्विन यहाँ पे जस्ट विलियम जेम्स ये नहीं सोचते थे कि ब्रिक्स के जरिए माइंड को स्टडी किया जाए। वो ये समझने की कोशिश करते थे कि आखिर में ब्रेन जो है हमारा माइंड जो है वो रियल वर्ल्ड केसेस में कैसे सरवाइव करता है या अडाप्ट करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म कार के इंजन की तरह उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फंक्शनलिज्म जो है वो सीधे वो ये देख रहा था कि आखिर में इस कार को चला कौन रहा है, उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो कॉन्शसनेस इज ए स्ट्रीम दैट हेल्प्स ह्यूमन टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, ये वाली बात जो है फंक्शनलिज्म में बोली गई थी। उसके बाद आता है तीसरा जो है स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता था कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है हम लोग जो भी चीज़ें अपने रियल लाइफ में कर रहे होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन के तरीके से हमें दिखती है। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग चीज़ें हम लोग को दिख रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो उन्होंने उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के 3 फाउंडर्स का नाम है यहाँ पे, वर्ड्समियर वर्ड्समियर, कोहलर, कोफ कोफका, ठीक है? ये 3 नाम हैं। जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं और किसी चलते हुए लोगों को देखते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि नॉट ऐसा मूवी देखते समय ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अलग-अलग फ़ोटोज़ इमेजिन कर रहे हैं थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल के, नहीं। वो जो है एक पूरा मोमेंट इमेजिन करते हैं हम लोग उसको देखते समय। या फिर अगर बात करें बिरयानी की, तो हम लोग बिरयानी खाते हुए उसके अलग-अलग मसालों के स्वाद नहीं ले रहे होते हैं, पूरी बिरयानी की कंप्लीट जो है स्वाद हम लोग को मिल रहा होता है, ठीक है? गोइंग अहेड वी हैव बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म का जो है बात ये था कि उसकी शुरुआत जो है जॉन वाटसन ने की थी BF स्किनर के साथ में, ठीक है। तो इवान पावलो भी थे, पावलो इसमें बिहेवियरिज्म का पार्ट भी थे, ठीक है। तो कोर आइडिया क्या था बिहेवियरिज्म का, वो ये था कि माइंड जो है वो इनविजिबल है। माइंड जो है या फिर कॉन्शसनेस जो है वो सब इनविजिबल है। हम लोग को सिर्फ जो है विजिबल चीज़ों की बात करनी चाहिए। साइंस मस्ट स्टडी विजिबल फैक्ट्स, ये कहना था बिहेवियरिज्म
अपने अपने जॉन वाटसन जी का बिहेवियरिज्म वाले जो स्कूल ऑफ थॉट है उन वैसे लोगों का। ठीक है। फोकस ओनली ऑन मेजरेबल बिहेवियर, इसके बाद बोली जा रही थी कि हम लोग को बस ये देखने को बोला जाता है कि जो भी स्टिमुलस है उससे जो रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में पढ़ाई करिए। ठीक है, वही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बिहेवियरिज्म ने एक और चीज़ इसमें प्रूव की कि कहीं ना कहीं जो है हम हमें डर डर जैसी भावनाएं वो सिखाई गई हैं। ठीक है। कैसे? उन्होंने एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे बच्चे को जो है चूहे के साथ खेलने को दिया गया, और जो है कुछ देर जब बच्चा चूहे के साथ सफ़ेद चूहे के साथ खेलने लगा तो कुछ ही देर बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब भी वो चूहे को बच्चा छूता तो पीछे से एक डरावनी जोरदार डरावनी आवाज़ करते, जिससे जो है बच्चा डर जाता। और कुछ ही देर बाद ऐसा होने लगा कि जैसे ही चूहा आता था बच्चा उसको देख के ही डर जाता था और रोने लगता था। ठीक है। दैट एक्चुअली प्रूव दैट फियर इज लर्नड एंड नॉट इनहेरिटेड। तो यहाँ पे ये बात हो गई। फिर आता है हमारा जो है साइको एनालिसिस का जो है स्कूल ऑफ थॉट, जो एक्चुअली दिया गया था मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें नाम है सिगमंड फ्रॉयड का, जिन्होंने जो है अनकॉन्शियस डिजायर के बारे में चर्चा की कि इनका कोर आइडिया यही था कि हमारे सारे जो है हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वी आर एक्चुअली ड्रिवन बाय आवर अनकॉन्शियस डिजायर्स। हमारे जो भी हमारे सेक्सुअल डिजायर्स हैं या एग्रेसिव डिजायर्स हैं या फिर जो है अपने आपके चाइल्डहुड के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिजायर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से जो है हमारा बिहेवियर वो ड्राइव होता है और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे साइको एनालिसिस का यही कहना था। फिर आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिज्म, जिसमें बोला गया था कि नहीं ऑफ कोर्स ये जो है हम लोग किसी भी पास्ट के गुलाम नहीं है या फिर जो है कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम लोग चल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास फ्री विल एग्जिस्ट करती है का। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया गया था कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो के जरिए। ठीक है। और इन्होंने बोला था कि कोर आइडिया जो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का वो ये है कि थर्ड फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, हमारा फ्री विल एग्जिस्ट करता है। वो उन्होंने जो है फ्रॉड के भी आइडिया को रिजेक्ट किया क्योंकि वो टू पेसिमिस्टिक था कि नहीं भाई सिगमंड फ्रॉड वाली जो साइको एनालिसिस वाली बात थी कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल ही किया जाते हैं, नहीं। और उसके बाद बिहेवियरिज्म को भी रिजेक्ट किया क्योंकि वो टू मैकेनिकल था इसके लिए, क्योंकि बिहेवियरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स की तरह चीज़ों को हमारे इंसानी बिहेवियर को बता रहा था कि हाँ भाई कि किसी भी स्टिमुलस से हमारी स्टिमुली से हमें हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं और वही जो है हमें स्टडी करना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम लोगों के पास आता है वो कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, जिसमें बोला गया कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन था कोग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसमें क्या क्या कही जा रही है कि माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर, इट रिसीव्स प्रोसेसेस स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन। तो माइंड वैसी चीज़ है कि जो है उसमें इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, प्रोसेस होता है या रिट्रीव होता है, फिर वैसे ही हम लोग एक्ट करते हैं वैसी चीज़। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म जिन चीज़ जो दिया गया था पैगेट और वाटोस्की वागोट्स्की द्वारा, उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो है वो एक छोटे साइंटिस्ट की तरह होते हैं जो एक्टिवली अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं धीरे धीरे, और वो एक्सप्लोर करके और सोशल इंटरेक्शन से ही हमारा माइंड ग्रो होता है। तो ऐसी बातें की गई। ठीक है। फिर आता है इवोल्यूशन इन इंडिया। इवोल्यूशन जो है वो इंडिया में कैसे हुआ साइकोलॉजी का, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई थी कि साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट, वो पहला डिपार्टमेंट खुला था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोला गया था डॉक्टर एन गुप्ता के ज़रिए। वो जो है पहला डिपार्टमेंट यहाँ पे खुला, बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई। फिर जाके जो है एन गुप्ता जी, जो कि ऑफ कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने विलियम वुंट के जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट से या स्टडीज़ से, तो उन्होंने जो है आगे बढ़ाया, जो अडॉप्ट किया वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल और टेस्टिंग रिसर्च मेथड।
वो चीज़ शुरू हुआ। फिर जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च शुरू हुआ, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन बनाया जाता है प्रोफेसर जी बोस के द्वारा। प्रोफेसर जी बोस के द्वारा 1922 में साइको एनालिटिकल एसोसिएशन बनाया जाता है। और 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी शुरू किया जाता है। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा जो है वो साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इस किताब को लिखते हैं। तो यहाँ तक इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया की बात हुई। दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं साइकोलॉजी को देखने के, दो अलग अलग नज़रिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी का जो है कहीं ना कहीं इंडियनाइजेशन भी हुआ। मैं ऐसा कहूँ कि साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जो है वो फिर से जो है लिखा गया, या फिर उसमें अलग अलग थ्योरीज डेवलप की गई, वैसी चीज़ें भी हुई थी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ था कि वो सीधे कॉपी पेस्ट हो रहा था वेस्टर्न साइकोलॉजी का, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में वो 1947 या 1960s के दौरान, वो 1947 और 1960s के दौरान जो है साइकोलॉजी कहीं ना कहीं अलग अलग ब्रांचेज उसका जो है एक्सपेंसन हुआ। और लेकिन फिर भी ऐसा हुआ रहा था कि वो वेस्टर्न कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा लिंक ही था। ठीक है। 1960s के बाद थोड़ा प्रॉब्लम ओरिएंटेड हुआ कि साइकोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया कि वेस्ट थ्योरी जो है वो हार्ड इंडियन प्रॉब्लम्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ढंग से। तो उन्होंने जो है फिर धीरे धीरे इंडियनाइजेशन शुरू किया लेट 1970s में। गोइंग अहेड, चार नज़रिए हैं साइकोलॉजी, दो नज़रिए हैं साइकोलॉजी को देखने के। साइकोलॉजी बोथ एज ए नेचुरल और सोशल साइंस। साइकोलॉजी क्या एक नेचुरल साइंस है जैसे कि फिजिक्स या बायोलॉजी, या फिर एक सोशल साइंस है जैसे कि सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी? नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों से जो है साइकोलॉजी का मैं कहूँ कि एक तरीके से ही जुड़ाव है। तो साइकोलॉजी को यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल साइंस एज वेल एज सोशल साइंस, बिकॉज साइकोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की तरह हाइपोथेटिको हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल ये इस्तेमाल करता है। हाइपोथेटिको या हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल ये फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री की तरह ये मॉडल इस्तेमाल करता है, जिसमें बेसिकली कॉज और इफेक्ट की स्टडी होती है। एक्सपेरिमेंटल जो है वो जांच होता है सारी चीज़ों का। जैसे कि लैक ऑफ स्लीप कॉजेज मेमोरी लॉस, अगर हम लोग ये स्टेटमेंट दें तो उसका प्रॉपर जो है एविडेंस पता किया जाएगा, उसके बाद उसको बिलीव किया जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ ए नेचुरल साइंस। बट सोशल साइंस के नज़रिए से भी साइकोलॉजी जो है वो देखा जाता है। साइकोलॉजी क्योंकि बेसिकली ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, तो ह्यूमंस की स्टडी हो और उसमें सोशल साइंस ना हो ऐसा जो है नहीं हो सकता जनरली। कि अब मान लीजिए कि कहीं एक विलेज में बाढ़ आया और लोगों ने एक दूसरे की मदद की, ऐसा क्यों हुआ वो समझने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश करेंगे। या फिर दो बच्चियां जो हैं वो, अगर गांव में बाढ़ आया है और दोनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया उस चीज़ को लेके, तो ऑफ कोर्स उनके उनके जो है सोशल रोल्स और अपब्रिंगिंग की भी जो है उन पे वो हुआ होगा, असर हुआ होगा। सिर्फ बायोलॉजी का ही असर नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे साइकोलॉजी यूज की जा रही है। ब्रेन और माइंड की स्टडी के तौर पे ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल कॉग्निटिव और न्यूरो साइकोलॉजी इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे। लेकिन जो है लाइफ स्पैन के लिए भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग जो है चीज़ों को देखते हैं कि वो कैसे इवॉल्व हो रही हैं ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, कैसे कैसी चीज़ें जो है इवॉल्व हो रही हैं, एबिलिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं हमारे साथ। तो इसको जो है इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। फिर जो है सोशल और हेल्थ साइकोलॉजी भी होती है, जहाँ पे हम लोग सोशल क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी भी होती है, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी भी होती है। गोइंग अहेड वी हैव वर्क एंड परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी देखते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी जो है सेक्टर में आ रही होती है। अब यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है। तो साइकेट्रिस्ट जो है मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट वो मेडिसिन्स को जो है वो मेडिसिन जो है लिख सकते हैं, दवाइयाँ लिख सकते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो कोई भी मेडिसिन, कोई मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन ट्रीट डिसऑर्डर्स विद थेरेपी, बट वो जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शंस आपने देख ही लिए कि मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, हेल्थ साइकोलॉजी, लॉ में विटनेस टेस्टिमनी, रिलायबिलिटी, ज्यूरी डिसीजंस के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, ऑर्गेनॉमिक्स के लिए साइकोलॉजी यूज हो रहा है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए, डिसीजन मेकिंग चीज़ों को पढ़ने के लिए, फिर कंप्यूटर साइंस में एआई और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज हो रहा है, और म्यूजिक आर्ट्स में खैर थेरेपी और अलग अलग इमोशनल बैलेंस के लिए वो किया ही जाता है। अब बात ये रहेगी कि हाँ, कि अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हम लोगों ने देख लिए। अब साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ कैसे हम लोग को बेहतर बना सकती है। तो साइकोलॉजी हमारे लिए पर्सनल पर्सनल जो है तौर पे बेहतर हो सकती है, हमारी मेमोरी को बेटर कर सकती है, हमारे हैबिट्स बेटर हो सकते हैं उससे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बेटर हो सकती हैं उससे। सोशल साइकोलॉजी, सोशल तरीके से भी हम लोग बेटर हो सकते हैं, हमारी फैमिली डायनामिक्स बेटर हो सकती है, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट सुधर सकते हैं, सोशल इशूज हम लोग बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और सेल्फ ग्रोथ तो होगी ही होगी। हम लोग डिफेंसिव बिहेवियर से प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, खुद को बेहतर तरीके से समझ के। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है पहले फेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहला चीज़ तो हम लोग का बियॉन्ड कॉमन सेंस। साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट ए कॉमन सेंस, ऐसी बात नहीं है। साइकोलॉजी सिर्फ एक कॉमन सेंस ही नहीं है, बिकॉज मैं आपको इसको एक बढ़िया से एग्जांपल से बताऊं कि कॉमन सेंस बोलता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और बर्ड्स ऑफ ए feather फ्लॉक टुगेदर, बोथ कैन नॉट बी ट्रू ऑलवेज। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेगा, या फिर दूर की चीज़ें अगर आपने सामने से कोई चीज़ हटा दी तो वो फिर से आपके थॉट में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। कॉमन सेंस तो ये सारे चीज़ें भी बोलता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। साइकोलॉजी इज़ बियॉन्ड कॉमन सेंस। साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स प्रूव करता है, और सिर्फ जो है हिंडसाइट बायस ही नहीं रखता है। मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज़ को होने के बाद समझा जाए, नहीं, साइकोलॉजी उसको प्रिडिक्ट करने का भी ताकत रखता है विथ साइंटिफिक मेथड्स। डिफिनीसन ये कहती है कि साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की स्टडी है, बिहेवियर की स्टडी है। बिहेवियर कैन बी ओवर्ट और कोवर्ट। अंदर जो बाहर दिख रहा होता है वो वर्ड बिहेवियर, और कोवर्ट बिहेवियर जो अंदर नहीं दिखता है वो वाली। इवोल्यूशन साइकोलॉजी के अलग अलग तरीके से, भले वो स्ट्रक्चरलिज्म से लेके आज जो है कॉग्निटिव और सोशल एप्लीकेशंस की साइकोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से आगे बढ़ के कितना आगे आ चुके हैं हम लोग। और उसके बाद जो है कॉन्टेक्स्ट की बात हुई कि ऑफ कोर्स इट इज़ ए डुओ डिसिप्लिन। इट इज़ नॉट ओनली अ नेचुरल साइंस बट ऑल्सो अ सोशल साइंस एज वेल। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स तो हम लोग को स्टडी करना ही होते हैं, बट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज़ वन हमारा कंप्लीट हो जाता है इस साइकोलॉजी के जो है फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का पहला फेज कंप्लीट कर लिया है। सो वी विल बी गोइंग अहेड विद द सेकेंड फेज एज वेल इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।